देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। उत्तराखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खबर रुड़की से है, जहां पर भगवानपुर ब्लॉक में कल हुए हंगामे के बाद बीजेपी नेता और राज्य मंत्री देसराज कांडवाल ने भगवानपुर के खानपुर स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भगवानपुर ब्लॉक में हुए हंगामे को लेकर अपनी सफाई दी। सफाई देते हुए कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने अपनी सगी भतीजी को बहलाने फुसलाने का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस विधायक मेरी भतीजी से अनैतिक कार्य करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भतीजी करुणा नासमझ है, जिसे बहकाकर मेरे खिलाफ और सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बुलवाकर उसका भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। एक दो दिन बाद ले लियो। वो दलित की बेटी के साथ साथ मेरी सगी भतीजी है, मेरे सगे भाई की लड़की है, वो मेरी बेटी है। वो क्या रक्षा करेंगे? उनके खिलाफ जो भी बमंडर है वो सब उन्हीं की देन है। उसमें करुणा कांडवाल एक भोली भाली लड़की है और वो उनके बहकाए में आज आई हुई है, कांग्रेस के बहकाए में आई हुई है। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, अगर वो मेरी बात सुन रही है, कि इस परिवार से बच जाओ और पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि वो सक्रिय सदस्य भी नहीं बनी, आज पार्टी की बात करती है क्योंकि उसे मिसगाइड कर रखा है। वो सक्रिय सदस्य भी पार्टी की नहीं है प्रमुख होते हुए, तो पार्टी की कहाँ है? सुबोध राकेश जी पार्टी के सदस्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन पार्टी की किसी प्रमुख को वैचारिक भ्रांति में लाना, उससे गलत बयान दिवाना, सरकार के खिलाफ यह कहना कि मैं आत्महत्या करूंगी, तो ये गलत है। नेता इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो मेरी पार्टी के हैं, भाई कांग्रेस पार्टी की विधायक और कांग्रेस पार्टी के लोग तो खुल्लम खुल्ला हो ही गए। वो प्रमाण मिलने पर मैं पार्टी में शिकायत करूंगा कि ये इस तरह हो रहा है। वो मेरी पार्टी के भी खिलाफ हैं, वो नेता, वो मेरी सरकार के भी खिलाफ हैं, वो गलत कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा, अंबेडकर जी की बात आपने कही, बाबा साहब अंबेडकर जी के कैसे अनुयायी है ये राकेश परिवार? कहाँ है? किस तरह से कहेंगे? केवल मुंह से बोलना ये अच्छी बात थोड़ा ही है। कलीराम राकेश जी के नाम से डिग्री कॉलेज है, क्यों? कितने बड़े वो महापुरुष थे। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर सुरेंद्र राकेश जी जब कैबिनेट मंत्री थे, तो उनको कलीराम राकेश जी के नाम पे क्या डिग्री कॉलेज का नाम रखना चाहिए था? अंबेडकर जी के नाम पर रखना चाहिए था। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां डेंगू ने दस्तक दे दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से डेंगू के विकराल रूप को कम किया गया है। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर चंदन सिंह ने बताया है कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में डेंगू के मामले अधिक होने की संभावना भी है। इस दौरान लगातार सर्वे किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में छिड़काव किया जा रहा है। इसका परिणाम ये निकला है कि डेंगू इस बार खतरनाक स्टेज पर नहीं पहुंचा है। अभी तो डेंगू बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है कि अपना विकराल रूप में नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी पीछे बरसात हुई है, ठंड भी बढ़ गई थी, तो उससे लग रहा था कि भाई डेंगू के केसेस बढ़ सकते हैं। बट जिस तरीके से हमारा अब की बार जो फील्ड सर्वे चल रहा है और जो फॉगिंग चल रही है और लार्विसाइडल का छिड़काव हो रहा है जिला प्रशासन की तरफ से भी, नगर निगम की तरफ से भी, तो इस तरीके उसकी वजह से जो है उसका ये परिणाम निकला है कि डेंगू इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज पे नहीं आ रहा है। अभी तक हमारे पास में देहरादून के कुल मिला के 52 केस आए हैं और 36 केस हमारे पास में बाहर से हैं, तो जिनमें से कि हमारे 75 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। खबर देहरादून से है, जहां भंडारा थात के पास में दुर्घटनाग्रस्त यूटिलिटी से एसडीआरएफ ने चालक का शव बरामद किया है। दरअसल थाना चक्राता के जरिए एसडीआरएफ को बताया गया कि एक यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची, शव को बरामद किया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
खबर रामपुर से है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रामनगर गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की आस्था उस वक्त हादसे में बदल गई जब श्रद्धालुओं से भरा वाहन अचानक से बिजली के पोल से जा टकराया। इस भीषण हादसे में 14 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब अमरोहा के एक ही परिवार के करीब 15 लोग वाहन के सीमावर्ती गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे। जैसे ही वाहन शिवलालपुरी चुंगी के पास पहुंचा, यहां पर एक मोड़, वाहन चालक को नींद की झपकी आ गई एक मोड़ पर और गाड़ी अनियंत्रित हो गई। सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोल भी क्षतिग्रस्त हुआ, वाहन पलट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वाहन में सवार श्रद्धालु मदद के लिए चीखते रहे। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मोड़ पड़ता है जी। तो उस मोड़ पर ही ये हादसा हुआ है। वो ड्राइवर की नींद आ गई थी, तो नींद के कारण ही जो मैं जैसा टर्न लिया तो वो खंभे में जाकर ठुक गई। तो ये हमारी माता जी, ये बहन है, ये हमारी वाइफ है। लगभग 15 जने 15 बच्चों के लगभग आधे से ज्यादा। अभी इमरजेंसी में ना 1-1.5 घंटे पहले एक टेम्पो पलट गया था, तो उसमें 14 लोग सवार थे जिनको मामूली चोटें आई हैं। तो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हम दे चुके हैं। अब वो घर जा सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद ना बड़ा कोई ऐसा सीरियस केस नहीं हुआ है। ये कि छोटी मोटी चोटें आई हैं जिसका उपचार, हाँ सभी चोटिल थे 14 लोग। किसी को मामूली खरोंचे आई हैं, किसी को थोड़ा हाथ में पेन है, तो उसके लिए हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है, जैसे ड्रेसिंग वगैरह कर दी है, इंजेक्शन वगैरह लगा दिए हैं पेन के। तो कोई सीरियस नहीं है। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भारत के सशक्तिकरण का आधार बताया और कहा कि पूरी दुनिया अब भारत का लोहा मान रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सीधे समाज से सबसे निचले तबके तक योजनाएं पहुंचाई है। बिना भेदभाव के विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा 2014 से पहले देश में घपले घोटाले होते थे, अब ईमानदारी से देश का विकास हो रहा है। सरकारी योजनाओं की जो बात होती थी तो बिचौलिए बीच में आ जाते थे, पैसे खा जाते थे, और अब डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था। देश की आजादी के बाद ये तो बिल्कुल सच है, आप सब भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई सरकार, ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कि ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई है और गरीबों का इस योजना के माध्यम से आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। पहले हम केवल आयात पर निर्भर रहते थे, इंपोर्ट पर निर्भर रहते थे। आज मेक इन इंडिया ने इसकी ताकत ने एक्सपोर्ट में भी अब हम लीड करने लगे। इसमें भी हम दुनिया के प्रमुख देशों में हमारा नाम आने लगा है। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज दुनिया की हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। और ये 11 साल विकास के, विश्वास के और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते हुए भारत को देख रहा है और अनुभव कर रहा है। कांग्रेस के राज में भी अनेक नारे दिए जाते थे, गरीबी हटाओ, लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार में पिछले 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छता अभियान, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, लखपति दीदी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, मैं उनके नाम गिनाऊंगा तो काफी सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं ने जन कल्याणकारी, इन योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है। उनके जीवन को उत्थान का अवसर मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि आज भारत गरीबी की दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। ये 11 वर्ष शासन के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना के 11 वर्ष रहे हैं।
धारा 370 की समाप्ति हो, 3 तलाक का कानून समाप्त होना हो, उस पर प्रतिबंध लगना हो, सीए, वक्फ संशोधन जैसे विषयों पर साहसिक निर्णय इस कालखंड की पहचान है। आज भारत की विदेश नीति में भी हमारी सांस्कृतिक पहचान और गरिमा इसकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। ये एक दिव्य संयोग है कि विकसित भारत के अमृत काल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जब दुनिया में हमारी सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर का भी डंका बज रहा है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकी अड्डे हों, 100 आतंकवादियों से अधिक को मौत के घाट उतारना, उनका सफाया करना हो या एयरबेस को निशाना बनाकर, यह अब स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया को कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता बल्कि आवश्यकता पड़ने पर घर में घुसकर आतंक का सफाया भी करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि खून और पानी का प्रभाव एक साथ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत की धरती पर कोई आतंकी हमला होगा तो अब उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये संदेश न केवल पाकिस्तान को था बल्कि पूरे विश्व को कि अब नया भारत अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। आज भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, आकाश मिसाइल, तेजस, INS विक्रांत, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हथियारों के साथ भारत आज एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनकर भी उभरा है और भारत के हथियारों की गूंज आज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही है, डंका बजा रही है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और कूटनीतिक नेतृत्व का परिणाम है कि भारत न केवल रक्षा उपकरण बना रहा है बल्कि आज भारत दुनिया को रक्षा की उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की असल तस्वीर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग को भी धरातल पर उतारते हुए भारत की जो वैश्विक स्तर पर 142 से सुधरकर वैश्विक रैंकिंग 142 से सुधरकर 63 पर पहुंची है। मध्यम वर्ग को राहत देना भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। इसका प्रमाण है कि नई कर व्यवस्था में जो अभी सामान्य बजट हमारा प्रस्तुत हुआ था उसमें 12.75 लाख रुपए तक की आय को टैक्स में छूट दी गई है। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को, विकास को एक नई रफ्तार दी है। चाहे अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित चिनाब ब्रिज हो, महाराष्ट्र की बधावन पोर्ट परियोजना हो, रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पवन पुल हो, या देश भर में आज एक्सप्रेस वे बन रहे, हाईवे बन रहे, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे सामने है। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर भले ही सरकार और पंचायत विभाग ने अभी तक कोई फैसला ना लिया हो, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कब होने जा रहे हैं। तो हर चुनाव के लिए और हर कार्यक्रम के लिए प्रत्येक दिन से तैयारी में रहती है हमारी। उस संदर्भ में हमारी टीमें बन रही है। बहुत जल्दी हम डिक्लेयर कर देंगे। तो चुनाव डिक्लेयर को हम अपने पर्यवेक्षक घोषित कर देंगे। हमारे पर्यवेक्षक हर जगह जाकर, हर जिले में जाकर, इस बार बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं होगी जहाँ बीजेपी कार्यकर्ता प्रधान के रूप में न लड़ रहा हो चुनाव। हर कार्यकर्ता हमारा चुनाव ले, हर प्रधान में, क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता निर्वाचित होकर ही हमारा प्रयास रहेगा। हर पद पे बीजेपी का कैंडिडेट होगा? नहीं, देखिए, घोषित कैंडिडेट तो हम जिला पंचायत पर समर्थन देते हैं, लेकिन प्रधान और बीडीसी का जो क्षेत्र है वहाँ भी बीजेपी का कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता चुनाव लड़े, ये हमारा प्रयास रहेगा। ऐसा नहीं है जुलाई माह में चुनाव है, जो हर जुलाई माह में चुनाव होना है, ये अभी तक की प्रगति की आख्या है। और मैं कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी यथा समय पंचायत चुनाव उस पर प्रयास कर रहे हैं।
खबर हरिद्वार से है। यहाँ पर एक अजीब व गरीब घटना सामने आई। दरअसल यहाँ पर हरिद्वार के हाईवे पर एक युवती को एक ही परिवार के कई सदस्यों ने मिलकर बेरहमी से पीट दिया। जमकर आपस में मारपीट होती रही, जनता तमाशा देखती रही। इस दौरान युवती ने इससे स्कूटी हटाने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते देखते गाली गलौज में बदल गई। फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। लोग घटना का वीडियो बनाते रहे और सोशल मीडिया पर अब ये वायरल है। किसी पक्ष के जरिए कोई भी शिकायत अभी तक पुलिस को नहीं दी गई है, लेकिन बावजूद उसके पुलिस वीडियो का संज्ञान ले रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जब से लंगड़े घोड़ा का जिक्र किया है, तभी से कांग्रेस में इन दिनों लंगड़े घोड़े की चर्चा खूब चल रही है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पार्टी का लंगड़ा घोड़ा ढूंढ लिया है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा करार दिया। उन्होंने कहा, हरक सिंह रावत जैसे नेता ही लंगड़े घोड़े हैं, क्योंकि जब पार्टी के लिए दौड़ने की जरूरत थी तब लंगड़ापन दिखाकर बीजेपी में चले गए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है, कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की क्लास शुरू हो गई है। कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की कमी नहीं है। जो अच्छे दौड़ने वाले घोड़े थे वो हमारे साथ आ गए। अभी आप ही ने तो कहा कि हरक सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए, और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता हूं। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है। क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत हरीश रावत पर कांग्रेस टिकी हुई है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर सोमेश्वर विधानसभा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में गुरुद्वारा सरस्वती शिशु मंदिर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक तक भव्य तिरंगा जय हिंद यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को याद किया। कांग्रेस ने जय हिंद अभियान चलाया। जय हिंद में देश के स्वतंत्रता संग्राम के वो सब इनकलाबी गुण सम्मिलित है, विशेषताएं सम्मिलित हैं, जिस पर हमारा भारतीय लोकतंत्र संवैधानिक तंत्र खड़ा है। और हम सबको उसकी सौगंध उठानी है कि हम देश की आज़ादी के मूल्य मान्यताओं की रक्षा करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो भारत हमको जिस रूप में दिया है, उस रूप में उस अखंड भारत को और ऊपर उठाएंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने देश की अखंडता और एकता की रक्षा के लिए अपने को समर्पित करेंगे, और जो संवैधानिक लोकतंत्र है उसकी रक्षा के लिए सारे भारत को एकजुट करेंगे। तो इस सारे भारत को एकजुट करने का अभियान है। उसी अभियान के तहत हम तिरंगा यात्रा के तौर पर अपने गौरव घाटी, जिसका देश की आज़ादी की लड़ाई में अभूतपूर्व योगदान है, हम आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घरों पर जा रहे हैं, उनके कुटुंबीजनों को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी देहलीज को प्रणाम कर रहे हैं। और हमने ये भी तय किया है कांग्रेस के लोगों ने कि हम गौरव घाटी में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घरों तक पहुंचेंगे और इस अभियान को निरंतर जारी रखेंगे। और यहाँ के बाद, सोमेश्वर के बाद, हम और राज्य के दूसरे क्षेत्रों में भी, जिनमें मंत्रीगणों के, मुख्यमंत्री आदि के कर्म क्षेत्र भी है, वहाँ भी हम इस यात्रा को निकालेंगे और झूठ, लूट और फूट की सरकार के खिलाफ जनमत को जागरूक करेंगे। सोमेश्वर में तिरंगा यात्रा के तहत जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और उनके आश्रित परिवार के जो आश्रित लोग हैं, उनके सम्मान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हम कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में
विधानसभा सोमेश्वर के गांव-गांव में जाकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई और कल दिनांक 10 जून 2025 को रामला मैदान सोमेश्वर में एक वृद्ध कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं उसके जो रिटायर्ड सैनिक हैं वो और पुलिस से जो रिटायर हैं उन सभी का सम्मान समारोह आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में और अन्य नेताओं के नेतृत्व में होने जा रहा है। इससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली है और आने वाले समय में 2027 के लिए कांग्रेस में नई ऊर्जा का प्रभाव हुआ है और कांग्रेस अपनी विचारधारा के साथ लोगों के बीच में जाने के लिए तैयार है। खबर देहरादून से, जहां जूनियर इंजीनियर का धरना जारी है। दरअसल सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची को गलत तरीके से जारी किए गए थे। इसको लेकर जूनियर इंजीनियर्स संगठन का ऊर्जा भवन मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी है। यहाँ एक और कर्मचारी शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सख्त है। ऊर्जा भवन मुख्यालय पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इसको लेकर कर्मचारियों ने प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दरअसल कर्मचारियों ने अब चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने पर उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। इसी कड़ी में 11 जून को सभी कर्मचारी ऊर्जा भवन मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।